आज भी रितिका अपने पति प्रदीप पर चिल्ला रही होती है क्योंकि रितिका बाजार गई हुई थी और प्रदीप ने कहा था कि वो उसे लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन प्रदीप उसे लेने के लिए नहीं आता। तो रितिका प्रदीप को फोन पर सुनाई जा रही थी, प्रदीप तुमने मुझे कहा था कि आज तुम मुझे लेने के लिए आओगे और मैं कब से यहाँ पर सामान लेकर खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ नहीं आए हो। सॉरी रितिका, मैं ऑफिस से घर आया और मैंने चेंज किया, लेकिन कोई कैब ही बुक नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं आपको लेने नहीं आ पाया। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई ऑटो भिजवा देता हूँ। रहने दो, मैं खुद ही बस से आ जाऊंगी, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अब रितिका सारा सामान लेकर खुद ही ऑटो करती है और उसके बाद में घर आ जाती है, जिसके बाद रितिका गुस्से में ही इधर उधर घूम रही होती है कि तभी उसकी नौकरानी रिमझिम सारा काम करने के बाद घर जाते हुए कहती है, मालकिन मेरी गाड़ी बाहर आ गई है, मैं जा रही हूँ और कल आने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो कल त्योहार है ना, तो रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, इसमें गाड़ी फंस जाती है। हाँ रिमझिम तुम जाओ, अगर कल छुट्टी करनी हो तो कर लेना, कल तुम्हारे यहाँ सबकी छुट्टी है ना, कल खाना हम खुद बनाएंगे। अरे यार रितिका, मैं तुम्हें सिर्फ लेने नहीं आया, उसमें भी तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रही हो? मैं खाना बनाने ही वाला हूँ। रिमझिम मुस्कुराती हुई रितिका की तरफ देखती है और कहती है, मालकिन तो सब समझ गई हैं कि तुम क्यों परेशान हो। अरे साहब, मालकिन के लिए गाड़ी ले लीजिए, आपकी तो नौकरानी भी गाड़ी से आती है और आप लोगों के घर में गाड़ी नहीं है। रिमझिम, तुम्हारा काम हो गया है ना, तो यहाँ आग में घी डालने का काम छोड़कर अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चे संभालो। जा तो रही हूँ मैं तो आपको डायरेक्ट वो बात बता रही थी जिस बात से मैडम गुस्सा है। मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद और आसानी हो जाएगी मैडम को समझने में। बेकार ही आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैडम अब तो मैं कल छुट्टी रखूंगी, कल नहीं आऊंगी मैं। रिमझिम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रितिका गुस्से में प्रदीप की तरफ देखते हुए कहती है, क्या गलत बोलकर गई है वो? सही तो बोल रही है। अरे 15,000 की तनख्वाह है उसकी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से आती है। उसका पति रोज उसे गाड़ी से लेने के लिए आता है और हमारे घर में गाड़ी तक नहीं है। अरे गाड़ी छोड़ो, बाइक भी नहीं है। रितिका, तुम्हें कभी कभी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना होता है और मेरा ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर है, फिर हमें गाड़ी की जरूरत क्या है? और वैसे भी तुम जानती हो कि ना, तुम्हें ड्राइविंग आती है ना मुझे, तो गाड़ी लेकर करेंगे क्या? ड्राइविंग नहीं आती तो सीख लो ना। अरे आप जानते भी हो गाड़ी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आता। मोहल्ले में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि हमारे घर की नौकरानी भी गाड़ी से आती है, लेकिन हमारे घर में गाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है रितिका, मैं इस बारे में सोचूंगा कुछ। अभी मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में मैं देखूंगा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। रितिका ये बोलकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप अपनी कंपनी से कुछ पैसे एडवांस लेता है और ड्राइविंग का कोर्स करने लगता है। अब प्रदीप रोज रात को लेट ऑफिस से घर आया करता। रितिका इस बात से बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वो ये बात अपनी एक सहेली को बताती है, यार रितिका, तू अपने पति से इतनी लड़ाई मत किया कर, तेरा पति तो बहुत ज्यादा लॉयल है ना, उसके ज्यादा दोस्त हैं, ना ही वो कोई बड़ा नशा करता है, सिर्फ गाड़ी तो नहीं है उसके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर उसका कहीं चक्कर चलने लग गया हो। ऐसा मत बोल सोनिया, हमारे घर की तो नौकरानी भी गाड़ी से आती है। यही सोच सोच कर मेरा तो जी जलने लगता है। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है, तब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यार मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तेरे पति का ऑफिस तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है ना, तो एक बार छुट्टी होने पर अपने पति के ऑफिस में जाकर देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि सच में तेरे पति का चक्कर तो नहीं चल रहा। अब रितिका को सोनिया की बात ठीक लगती है, जिसके बाद अगले दिन रितिका प्रदीप के घर से निकलकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक लड़की गाड़ी में आती है और प्रदीप उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों कहीं निकल जाते हैं। रितिका पेड़ के पीछे खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहती है, हे राम, एक गाड़ी मांगी थी इस पति से और ये सौतन लेकर आ गया, इससे चक्कर चल रहा है। काश मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया होता तो कम से कम ये किसी और चुड़ैल के साथ गाड़ी में तो नहीं बैठता। अब मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना होगा। अब ऐसा ही होता है। रितिका को ये लगा था कि प्रदीप को गाड़ी चलाना आता है, इसलिए वो उसे धोखा दे रहा है। अब एक दिन जब प्रदीप जल्दी घर आता है तो वो देखता है कि रितिका घर पर नहीं थी। थोड़ी ही देर में जब वो बालकनी में खड़ा होकर देखता है तो घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से उतरकर रितिका घर के अंदर आ जाती है और उसे बाय करती है। प्रदीप ये सब बालकनी से देख रहा था और वो कहता है, ये क्या, मैंने रितिका को गाड़ी लेकर नहीं थी तो उसने गाड़ी वाला ढूंढ लिया। इसका मतलब इसका इस गाड़ी वाले से चक्कर चल रहा है। अब तो मुझे जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीखना ही होगा। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि जहाँ रितिका को लग रहा था कि प्रदीप का चक्कर चल रहा है, वहीं प्रदीप को लग रहा था कि रितिका का चक्कर चल रहा है। ऐसे एक दिन जब प्रदीप फिर से उस लड़की के साथ गाड़ी में होता है
तभी रितिका उन दोनों की गाड़ी के सामने आ जाती है और कहती है, तो ये है वो चुड़ैल जिसे गाड़ी चलानी आती है और आप इसकी वजह से मुझे धोखा दे रहे हो। प्रदीप और वो लड़की निहारिका गाड़ी में से उतरते हैं और निहारिका कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कौन है ये प्रदीप? संभालो इसकी जुबान को। रितिका मेरी बात सुनो, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, हमारा ऐसा कोई भी सीन नहीं चल रहा है। दरअसल ये तो जानती हूँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए आपका इससे चक्कर चल रहा है ना। कोई बात नहीं, अब मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, अब इस चुड़ैल का पीछा छोड़ दो। अच्छा, और जो तुम उस लड़के के साथ में घूम रही हो, मैं सब जानता हूँ कि कभी कभी वो लड़का तुम्हें घर छोड़ने के लिए आता है। बस आप दोनों पहले लड़ाई बंद करो और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दरअसल मैं गाड़ी चलाना सिखाती हूँ और मैं एक एजेंसी से हूँ। प्रदीप मुझसे गाड़ी चलाना सीख रहे थे और आज ही उनका कोर्स पूरा हुआ है। रितिका ये सुनती है तो उसकी सांस में सांस आती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा माफ करना बहन, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। दरअसल मेरा भी किसी से चक्कर नहीं चल रहा। मैंने तुम दोनों को एक दो बार गाड़ी से इधर उधर जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, इसलिए मैंने भी गाड़ी चलाना सीख लिया था। प्रदीप को भी ये सुनकर चैन आता है कि उसकी पत्नी रितिका का किसी के साथ में अफेयर नहीं था। अब प्रदीप रोड पर ही रितिका को गले से लगा लेता है और कहता है, रितिका, मैंने अपने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और वो सोमवार तक पास भी हो जाएगा। उसके बाद में हम एक गाड़ी खरीद लेंगे। और अब तो हम दोनों को ही गाड़ी चलानी आती है। अब हमारी नौकरानी भले ही गाड़ी से आती हो, लेकिन उसके मालिक और मालकिन के पास भी गाड़ियां होंगी। मुझे माफ कर दो प्रदीप, मैंने तुम पर शक किया। मुझे कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी ये सोचकर कि तुम किसी और को पसंद करने लगे हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा रितिका, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार तुम मुझसे करती हो। निहारिका भी ये सब कुछ देखकर खुश होती है कि दोनों पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही प्रदीप का लोन पास होता है तो प्रदीप और रितिका जाकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब रितिका और प्रदीप दोनों को ही गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए जब भी उन्हें कहीं दूर जाना होता तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाया करते और इस तरह अब उनकी नौकरानी के साथ साथ उनके पास भी गाड़ी थी। मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी थे, लेकिन इस कमरे के घर में मुझे पंखा भी नसीब नहीं होता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी से परेशान नैना पसीने से तरबतर होकर पंखे के नीचे अपनी चारपाई पर बैठी थी। तभी ओ जेठानी जी, पंखे की सारी हवा क्या आप ही खाएंगी? गर्मी मुझे भी लग रही है, अपनी चारपाई थोड़ी खिसकाइए, मुझे अपनी चारपाई पर बैठना है। मैं क्यों हटाऊं अपनी चारपाई? मैं पंखे के नीचे से नहीं हटने वाली, समझी तुम? कृति के माथे से पसीना टपक रहा था। गर्मी की वजह से कृति का पारा पहले से ही हाई था। ऊपर से नैना अपनी बातों से उसे और गुस्सा दिला देती है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आप पंखे के सामने से कैसे नहीं हटती हैं। कृति नैना की चारपाई को धक्का देकर उसे दूसरी तरफ कर देती है और अपनी चारपाई लाकर पंखे के नीचे लगाकर उस पर बैठ जाती है। कृति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चारपाई हटाने की? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पंखा पर पहला अधिकार मेरा है। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? और अगर आपके मायके में हर कमरे में एसी थे तो आप अपने साथ एसी क्यों नहीं लाई? खाली हाथ क्यों आ गई? कृति, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। नैना और कृति दोनों पंखे के नीचे बैठने के लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तभी विमला घर में आती है और दाना पानी लेकर दोनों बहुओं पर चढ़ जाती है। तुम लोगों में जरा भी शर्म है या नहीं? एक तो हमारा घर भी भट्टी की तरह चल रहा है, ऊपर से तुम लोगों ने झगड़ा करके पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अम्मा जी, वो चुप करो तुम दोनों। तुम लोग रानी बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ महारानियों की तरह पंखे के लिए लड़ रही हो और वो बेचारी अकेले इतनी गर्मी में चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। ये नहीं कि जरा उसका हाथ बटा दो। तुम दोनों को तो सिर्फ लड़ना है। विमला की 3 बहू थी, नैना, कीर्ति और रानी। नैना अमीर घर की बेटी थी, इसलिए उसके नखरे ज्यादा थे। कृति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी और वो नैना को कॉपी करती रहती थी। रानी बिल्कुल सिंपल लड़की थी, वो गरीब परिवार से आई थी। माँ जी, मैंने कल ही मैनीक्योर करवाया है, रोटियां बनाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और माँ जी, आपको तो पता है सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है, लग रहा है जैसे मुझे लू लग गई है। मैं तो आपको कहने वाली थी कि आप मुझे डॉक्टर की फीस दे दीजिए, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वैसे भी रानी ने सारी रोटियां बना ली, तो आखिर की रोटी भी बना लेने दीजिए। इस तरह दोनों बहू बहाने बनाकर काम से बच जाती हैं और बेचारी रानी को अकेले 8 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। रोटियां सेकने में रानी की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं कैसी जेठानी मिली है मुझे, ये दोनों तो घर का कोई काम भी नहीं करती है। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो गई है। रानी जैसे तैसे करके सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाती है।
खाना बनाने के बाद रानी के कपड़े पसीने से पूरे भीग गए थे। वो हवा खाने के लिए जैसे ही पंखे के पास आती है, रानी तुमसे बदबू आ रही है, जाओ जाकर नहा कर आओ। पंखे के नीचे क्यों खड़ी हो? तुम्हारी वजह से पूरा कमरा महक रहा है। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? पसीने की स्मेल से क्या घर महक सकता है? आप थोड़ा खिसक जाइए ना, मुझे हवा खाने दीजिए, गर्मी लग रही है। मैं अभी खाना बना कर आई हूँ। मैं नहीं हटूंगी, तुम जाओ जाकर नहा कर आओ। नैना रानी को 2 मिनट भी पंखे के नीचे खड़ी नहीं होने देती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। रानी पहले से ही गर्मी से परेशान थी तो वो नैना से बहस नहीं करती है और जाकर नहा लेती है। रात में सभी खाना खाते हैं और फिर जैसे तैसे गर्मी में सोते हैं। अगली सुबह, अरे कृति जल्दी करो ना, कपड़े बदलने में क्या इतनी देर लगती है? मुझे भी कपड़े चेंज करना है, इन कपड़ों में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कृति अपने एक कमरे के घर में एक कोने में पर्दा घेर कर कपड़े चेंज कर रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है जेठानी जी? चैन से कपड़े भी नहीं बदलने दे रही हैं। आप 5 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में कपड़े चेंज करके बाहर निकल आऊंगी। नैना बहू, मैं जानती हूँ तुझे गर्मी लग रही है और तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, पर अब एक कमरे का घर है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। विमला बीच में आकर दोनों की बहस को शुरू होने से पहले ही रोकती है। तभी मुझे इतनी उमस और गर्मी में कपड़े चेंज करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस पाप की सजा दे रहा है मुझे? भगवान को क्यों परेशान कर रही हो दीदी? किसने कहा था आपसे एक कमरे वाले घर में शादी करने के लिए? आप तो अमीर घर से हो, आपको तो किसी अमीर परिवार में शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो लव मैरिज थी। आदित्य ने कहा था कि वो सीए का एग्जाम क्लियर कर लेंगे और शादी के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कृति, तुमने तो अरेंज मैरिज की थी ना, तो तुमने एक कमरे वाले घर में शादी क्यों की? नैना और कृति एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। जेठानी जी, आप दोनों इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? आपकी बातें सुनकर माँ जी को बुरा लगेगा। आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। रानी तुम ज्यादा मत बोलो, तुम तो गरीब घर से हो, तुम्हें एक कमरे में रहने की आदत है, तो तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। नैना, अभी तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, अब क्या हुआ? जाओ जल्दी कपड़े चेंज करो और खाना बनाओ। कल रात रानी ने खाना बनाया था, आज तुम दोनों खाना बनाओगी। माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और माँ जी, मुझे पार्लर जाना है थोड़ी देर में। मैं चूल्हे पर बैठकर इतनी गर्मी में अपना चेहरा झुलसा नहीं सकती। आप इस रानी को बोलिए, वो खाना बना देगी। इस तरह दोनों जेठानी बहाना बनाकर काम से बच जाती हैं और रानी को अकेले दिन का खाना बनाना पड़ता है। अब एक कमरे वाले घर में रसोई भी घर के अंदर थी, तो जब रानी रसोई में खाना बनाती है तो खाना बनाने से पूरा घर गैस चैम्बर की तरह गर्म हो जाता है। माँ, ये घर आग की तरह क्यों जल रहा है? अचानक से घर में इतनी गर्मी बढ़ गई है। आप रानी को चूल्हा बाहर क्यों नहीं लगाने को कहती हैं? एक तो तुम दोनों की बीवी घर का कोई काम नहीं करती है, घर का सारा काम बेचारी रानी करती है, और अब तुम बोल रहे हो कि चूल्हा खुले में धूप में रख दूं ताकि खाना बनाने में बेचारी की और हालत खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था उसे अपने पास रख। मैंने तुम तीनों भाइयों को कहा था कि बेटा शादी से पहले 2-3 कमरे और बना लो, कुछ नहीं तो अलग से रसोई बना दो, लेकिन तुम तीनों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, तो अब ऐसे ही रहो। विमला अपने तीनों बेटों से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो दाना पानी लेकर उन पर चढ़ जाती है। माँ, इसमें भैया की क्या गलती है? आप तो जानती हैं हम लोग मामूली सी नौकरी करते हैं, उन पैसों से घर चलाएंगे या फिर घर बनवाएंगे। बातें बनाने में तो तुम लोग बहुत तेज हो। तुम्हारी शादी से पहले मैंने कहा था बेटा घर बनाने के लिए पैसे सेव करते हैं, लेकिन तुमने मजे करने में सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे सेविंग करने के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। विमला गर्मी में गुस्से से अपने बेटों पर भड़क रही थी।